बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। 20th सेंचुरी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर था और ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिलके अलाइड कंट्रीज आपको याद होगा, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, इसके अगेंस्ट ऑस्ट्रिया और जर्मनी मिलकर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की लड़ाई लड़ते हैं। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां ये सोचकर इस वॉर को ज्वाइन करती हैं कि उन्हें जल्दी ही विक्ट्री मिल जाएगी और उन्हें बहुत फायदा होगा। उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ये वॉर इतना लंबी स्ट्रेच हो जाएगी कि पूरे यूरोप को ही इकोनॉमिकली बहुत नुकसान होगा। जर्मनी ने इनिशियली तो फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्यूपाई किया और गेन किया, लेकिन 1917 में जब यूएसए और अलाइज मिल जाते हैं, मींस अलाइज में यूएसए ज्वाइन कर जाता है, तब जर्मनी हारता है। सेंट्रल पावर्स डिफीट फेस करती हैं 1918 में। जब इंपीरियल जर्मनी की डिफीट होती है और एम्परर को थ्रोन खाली करना होता है, वेकेट करना होता है, वो अपना पद त्याग देता है। उस समय पार्लियामेंट्री पार्टीज को जर्मन पॉलिटी को एक नई सिस्टम, एक नई व्यवस्था देने का मौका मिलता है और इसके लिए वाइमर में नेशनल असेंबली यानी राष्ट्रीय सभा की बैठक होती है और फेडरल स्ट्रक्चर पर बेस्ड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पास किया जाता है। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑन फेडरल स्ट्रक्चर मींस पावर्स विल बी इन द सेंटर, देन विल बी गिवन टू द स्टेट्स। इस तरीके से डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पास किया जाता है और इस नई व्यवस्था के अनुसार जर्मन की जो पार्लियामेंट है या जिसे रिश्टैग कहा गया, उसके डेप्यूटीज का प्रॉपरली इलेक्शन होने लगा। किस बिहाफ पे? यूनिवर्सल वोट्स के बेसिस पे। ये वोटिंग सिस्टम में वुमेन भी पार्टिसिपेट करती थी। ये जर्मन पार्लियामेंट या जिसे रिश्टैग कहा गया, उसका एक प्रॉपर इलेक्शन होने लगा यूनिवर्सल एडल्ट बेसिस पे। नाउ जिसमें विमेन भी पार्टिसिपेट करती थी इलेक्शन में, मींस ऐसे डेप्यूटीज का इलेक्शन अब होने लगा। लेकिन ये नया रिपब्लिक खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा था और इसका कारण था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में जर्मनी को फोर्सेबली मींस दबाव दे करके कुछ टर्म्स एक्सेप्ट करवाई गई थी। वॉर के जो विनर्स थे यानी जो अलाइड पावर्स थी, उन्होंने जर्मनी पर कठोर शर्तें थोप दी थी, इम्प्लीमेंट कर दी थी। यस, दिस वाज द हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ये पीस ट्रीटी होने की क्या वजह थी? फर्स्ट में कहेंगे कि जर्मनी को बहुत कुछ खोना पड़ा था, मींस तभी तो कहा गया ना कि उसको एक फोर्सेबल ट्रीटी साइन करना पड़ी। मींस जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कंट्रोल एंड 10% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जर्मनी का नुकसान हुआ, उसका ओवरसीज कंट्रोल खो गया और उसकी 10% पॉपुलेशन भी मार गई। उसकी 13% टेरिटरीज, 75% आयरन और 26% के कोल रिजर्व्स, कोल रिसोर्सेज को फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को देना पड़ गया। और बची हुई ताकत को खत्म करने के लिए, मींस जर्मनी की रिमेनिंग पावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वीक करने के लिए, अलाइड पावर्स ने जर्मनी को डीमिलिटराइज किया। इस वर्ल्ड वॉर में हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को वॉर गिल्ट क्लॉज ने रिस्पॉन्सिबल बताया और उसे 6 बिलियन पाउंड्स का कंपेंसेशन भी देना पड़ता है। 1920s के डिकेड में जर्मन की रिसोर्स रिच रिनेलैंड पर भी अलाइड पावर्स का ही कब्जा हो गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे जर्मन्स ने वाइमर रिपब्लिक को ही न केवल वर्ल्ड वॉर की डिफीट बल्कि वर्सेल्स में हुए अपमान के लिए भी जिम्मेवार ठहराया। नाउ कम्स द इफेक्ट ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध का क्या असर हुआ। इस वर्ल्ड वॉर का पूरे यूरोप पर ही बहुत डिवास्टेटिंग इफेक्ट हुआ, दोनों ही रूप से, साइकोलॉजिकली भी
और फाइनेंशियली भी। यूरोप वो कॉन्टिनेंट था जो वर्ल्ड वॉर से पहले क्रेडिटर था और एट द एंड ये कर्जदार हो गया। और सबसे बुरी बात यह थी कि पूरे एम्पायर की गलतियों के लिए पे करना पड़ा इस न्यूली फॉर्म्ड वाइमर रिपब्लिक को। अब रिपब्लिक वॉर गिल्ट और नेशनल ह्यूमिलेशन, दैट इज साइकोलॉजिकली डाउन होने के साथ साथ वॉर कंपेंसेशन देने के लिए भी और उसकी वजह से भी इकोनॉमिकली, दैट इज फाइनेंशियली डाउन हो गई। वाइमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स यानी कि सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स अब इजीली टारगेट किए जाने लगे बाय द कंजर्वेटिव्स। और इन्हीं सपोर्टर्स यानी कि ऑल थ्री सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेटिक्स को नवंबर क्रिमिनल्स कहकर उनका मजाक बनाया जाने लगा। और इसका असर 1930s में पॉलिटिकली दिखने लगा। वर्ल्ड वॉर वन में यूरोपियन जो सोसाइटी थी और जो पॉलिटी थी उस पर भी बहुत गहरा असर डाला था, जिसमें सोसाइटी में कुछ चेंजेस देखने को मिले। और ये चेंजेस क्या थे? जैसे कि सोल्जर्स को आम नागरिकों से बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। मीन्स सोल्जर्स वे प्लेस्ड अबव द सिविलियंस। पॉलिटिशियंस और उनके साथी प्रचारक जो पब्लिसिस्ट थे स्ट्रेस देने लगे इस बात पर कि मेल मेंबर्स को एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन होना चाहिए। मीडिया जो थी वो ग्लोरीफाई करने लगी ट्रेंच लाइफ को, दैट इज जैसे सोल्जर्स वॉर के टाइम में ट्रेंच बना करके रहते हैं, गड्ढे बना करके उसमें छिपते हैं, टफ लाइफ जीते हैं, उसका बखान किया जाने लगा। लेकिन एक्चुअली तो सोल्जर्स बड़ी मिजरेबल लाइफ जी रहे थे, क्योंकि वो पॉइजनस गैसेस और एनिमीज की गोलियों के सामने उनको टिकना पड़ता था, अपने आप को उस सिचुएशन में खड़ा रखना पड़ता था, और प्लस इसके साथ अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखते थे। मीन्स एक्चुअली दे वर इन क्वाइट मिजरेबल लाइफ। तो पब्लिक स्फीयर में एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा, ये वॉर प्रोपेगेंडा और नेशनल ऑनर हाईलाइट किया गया, जबकि पावरफुल जो सपोर्ट थी कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप को मिलने लगी। डेमोक्रेसी एक नया और नाजुक विचार जरूर था, यंग एंड फ्रेजाइल, जो एक्चुअली सरवाइव नहीं कर सका। ये डेमोक्रेसी इंटर वॉर यूरोप की इंस्टेबिलिटी में सरवाइव नहीं कर पाई, और जो न्यूली फॉर्म्ड वाइमर रिपब्लिक की जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही रशियन बोल्शेविक रेवोल्यूशन के जैसे ही स्पार्टासिस्ट लीग रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग करने लगे। शहरों में वर्कर्स और सेलर्स की सोवियट्स बनने लगी, और बर्लिन में सोवियत स्टाइल गवर्नेंस की डिमांड होने लगी। सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स क्योंकि नहीं चाहते थे, इसलिए वाइमर में इकट्ठे होकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने का फैसला किया गया, और फ्री कोर की मदद से वर्कर्स और सेलर्स की अपराइजिंग को क्रश कर दिया गया। मीन्स दैट वाज ए सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। इससे स्पार्टासिस्ट ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट्स और सोशलिस्ट्स एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए, दे वर लाइक एनिमीज, और हिटलर के अगेंस्ट इकट्ठे नहीं हो सके, और रेवोल्यूशनरीज और मिलिटेंट नेशनलिस्ट्स दोनों ही रेडिकल सॉल्यूशन की आवाज उठाने लगे। 1923 की इकोनॉमिक क्राइसिस से पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन की ओर बल मिला। जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लोन्स लेकर लड़ाई की थी, और बाद में हर्जाना गोल्ड देकर चुकाना पड़ा। इससे जर्मनी के गोल्ड रिजर्व्स लगभग खत्म हो गए थे, समाप्त हो गए थे। सो इन 1923 जर्मनी ने जो कर्ज लिया
और जो रेपरेशंस दैट इज हर्जाना दिया, दोनों ही देने से उसने अब रिफ्यूज कर दिया। और इस पर फ्रांस ने मेन इंडस्ट्रियल एरियाज को, यानी कि जो उसकी, और इस पर फ्रांस ने मेन इंडस्ट्रियल एरिया रूर जर्मनी के कोल रिजर्व्स का एरिया ले लिया अपने कंट्रोल में। जर्मनी ने फ्रांस का पैसिव रेजिस्टेंस शो करते हुए पेपर करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दिया। जब जर्मनी में बहुत ज्यादा प्रिंटेड करेंसी सर्कुलेशन में आई तो जर्मन करेंसी मार्क की वैल्यू तेजी से गिरने लगती है। अप्रैल में एक यूएस डॉलर, दैट इज $1 की कीमत 24,000 मार्क्स की थी, जो कि जुलाई में ऑलमोस्ट 4 लाख, अगस्त में ऑलमोस्ट 46 लाख, होते होते दिसंबर में ट्रिलियंस में जा पहुंची। मींस जरूरी सामान की कीमतें बेतहाशा बढ़ती चली गई। जर्मन पीपल यूज्ड टू कैरी मार्क्स इन बुलक कार्ट्स, यानी कि बैलगाड़ियों में लेके जाते थे, टू परचेज इन लोफ ऑफ ब्रेड। तो जर्मन सोसाइटी पूरी दुनिया में हमदर्दी का पात्र बन के रह गई। इसी सिचुएशन को इकोनॉमिक क्राइसिस या हाइपर इन्फ्लेशन का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ी चली गई तो इस सिचुएशन को हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। जर्मन को इस सिचुएशन से निकालने के लिए अमेरिका की जो गवर्नमेंट थी उसने इंटरवीन किया और डॉवेज प्लान इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हर्जाने की शर्तों को फिर से तय किया गया। जो रेपरेशंस देने थे जर्मनी ने, उसको फिर से एक बार तय किया जाता है। नाउ कम्स द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। द टाइम पीरियड बिटवीन 1924 to 1928, that was a very little stability there. It was seen in Germany. It was taking loans from US. So when Wall Street Exchange of USA, its market, it crashed in 1929, then US stopped this loan facility. जो डॉवेज प्लान के थ्रू उसने लोन देना शुरू किया था जर्मनी को, वो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के शटडाउन हो जाने से रोक दिया गया। अब कीमतों में गिरावट के डर से लोग शेयर बेचने लग जाते हैं। ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत थी और आने वाले 3 सालों में 1929 से लेकर के 1932 तक अमेरिका की आय लगभग, मीन्स उसकी इनकम, वहां के लोगों की इनकम लगभग आधी रह गई है। फैक्ट्रीज बंद होने लग जाती हैं, एक्सपोर्ट्स घटने लग जाता है और किसानों की हालत खराब होती जाती है। यूएस की इस मंदी के कारण पूरे वर्ल्ड में इसके नुकसान को देखा गया, फील किया गया और सबसे ज्यादा जर्मनी पर इसका असर देखा गया। 1932 तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घटकर ऑलमोस्ट 40% रह जाता है। वर्कर्स की जॉब चली जाती है और कुछ की वेजेस घट जाती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऑलमोस्ट 60 लाख तक पीपल दे वर अनएम्प्लॉयड। लोग कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाया करते थे। बहुत डर का माहौल था, वेजेस कम हो गई थी, मिडिल क्लास की सेविंग्स रेगुलरली घटती चली जा रही थी। बिजनेस लोगों के ऑलमोस्ट ठप की सिचुएशन में, दैट इज खत्म हो गए थे। बिजनेसमैन को भी इस बात का डर था कि कहीं उसे ही मजदूर की तरह खुद को सर्विसेज लेने के लिए सामने खड़ा ना करना पड़े। और अगर इस सिचुएशन में कोई सरवाइव कर पा रहा था तो वो थे ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, लोग जिनके काम पक्के थे, जो ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट ने उनकी बार्गेनिंग पावर को कम कर दिया। यानी कि जब ज्यादा वर्कर्स रेडी होंगे काम करने के लिए तो जाहिर है मालिक हमेशा कम पैसे देंगे, तो उनकी बार्गेनिंग पावर को इफेक्ट किया। क्या बिजनेस, क्या खेती, सभी कुछ क्राइसिस में देखा गया। घर में बच्चों को खाना देना तक एक संकट बन गया था। ऐसी सिचुएशन में वाइमर रिपब्लिक, जो कि ऑलरेडी नई थी, स्टेबल नहीं हो पाई।
मेजॉरिटी विन करना एक पार्टी के लिए मुश्किल था एंड दिस लेड टू द रूल ऑफ कोलिशंस। आर्टिकल 48 भी उस समय प्रेसिडेंट का ही इमरजेंसी वो लागू कर पा रहे थे, उनके पास पावर थी। तो वाइमर जो रिपब्लिक थी ऑन एन एवरेज 239 डेज की 20 कैबिनेट्स के थ्रू ही वो काम कर पाए। बार बार आर्टिकल 48 का यूज किया जाता रहा बाय द प्रेसिडेंट। नतीजा रिजल्ट ये निकला कि पीपल लॉस्ट देयर फेथ इन डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम व्हिच कुड नॉट गिव एनी सॉल्यूशन टू देम।